नमस्कार, सलाम दोस्तों। नमस्ते भारत विद चंद्रकांता कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं चंद्रकांता, कार्यक्रम की होस्ट और हमारे आज के अतिथि हैं वरिष्ठ कहानीकार सुदर्शन वशिष्ठ जी। नमस्कार सुदर्शन जी, नमस्ते भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। जी, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए जान लेते हैं सुदर्शन जी का एक छोटा-सा परिचय। वरिष्ठ कथाकार और लेखक सुदर्शन वशिष्ठ का जन्म 24 सितंबर 1949 को पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में हुआ। 125 से अधिक पुस्तकों का लेखन और संपादन आप कर चुके हैं। आपके 10 कथा संग्रह, 4 काव्य संग्रह, 2 उपन्यास और 2 व्यंग्य संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। हिमाचल की संस्कृति पर हिमालय गाथा नाम से आपके अब तक 7 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। हिमाचल व जम्मू अकादमी, साहित्य कला परिषद दिल्ली, व्यंग्य यात्रा सम्मान, अमर उजाला गौरव सम्मान और हिंदी साहित्य के लिए हिमाचल अकादमी के सर्वोच्च शिखर पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। नमस्ते भारत मंच आपकी वृहद साहित्यिक यात्रा को अभिनंदन करते हुए आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो ये था सुदर्शन वशिष्ठ जी का एक छोटा-सा परिचय और हम दोनों ही इस समय हिमाचल में हैं, मैं पालमपुर में और सुदर्शन जी शिमला में। दोनों ही तरफ नेटवर्क की थोड़ी-सी समस्या है। पिछले सप्ताह भी इस कार्यक्रम को हमें स्थगित करना पड़ा तकनीकी व्यवधान के कारण। आशा करते हैं कि आज यह कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहेगा। आप सभी साथ बने रहिएगा। तो सुदर्शन जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जो लेखन यात्रा है, उसकी शुरुआत किस तरह से हुई? लेखन यात्रा की शुरुआत वैसे बचपन से हुई, यानी जब हम स्कूल के बाद कॉलेज में पढ़ते थे तो उसमें 2-3 चीज़ों का प्रभाव पड़ा, क्योंकि आप जानती हैं कि किसी न किसी रूप से कहीं कोई मन पर प्रभाव पड़ता है तभी आदमी उस काम के प्रति सजग या सचेत होता है। तो हम 2-3 मित्र थे जो स्कूल कॉलेज के बाद गांव में जब छुट्टियों में रहते थे तो उसमें पॉकेट बुक्स का बहुत चलन था और हम आपस में सर्कुलेशन में वो पॉकेट बुक्स पढ़ते थे। मेरे जो मित्र थे उनके मामा जी भी फौज में थे, तो उसमें फौजी लोग रेलवे स्टेशन से बहुत सारे पॉकेट बुक्स घर में लाते थे। तो हमने उसमें गुलशन नंदा और इब्ने सफ़ी बीए और वेद प्रकाश शर्मा, इन तमाम लोगों के जासूसी से लेकर दूसरे उपन्यास पढ़े और इन उपन्यासों के पढ़ने से भी हमें बहुत प्रेरणा मिली। हालांकि बहुत बाद में पता लगा कि इन उपन्यासों को साहित्यिक दृष्टि से अच्छा नहीं समझा जाता है। दूसरा जो प्रभाव पड़ा वो मेरे नाना जी थे, वो गांव में महाभारत पढ़कर गांव वालों को सुनाया करते। जैसे गांव में चलता है रामायण कथा वैसे ज़्यादा सुनाई जाती है, महाभारत को घरों में रखा जाना उस पर भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन उसके बावजूद भी वे महाभारत की कथाएं उनको सुनाते। तो उनके कथाओं को सुनाने से मेरे मन में महाभारत का बड़ा प्रभाव पड़ा और बचपन में उसको पढ़ डाला कई बार। और उन्हीं इसी कारण से जो शुरू की जितनी भी रचनाएं थी, उपन्यास थे, नाटक थे, चाहे कविताएं थी, उन पर पौराणिक गाथाओं का कहीं न कहीं प्रयोग किया गया और अनजाने में उनका प्रभाव पड़ता रहा। जो एक तीसरी घटना हुई कि उसमें हम लोग पंजाब में थे, तो पंजाब से जागृति पत्रिका निकलती थी, उसमें लोक संपर्क विभाग की, अब भी निकलती है वो। तो मेरे एक रिश्तेदार वो उसमें पब्लिक लिस्ट में लगे, तो घर में हमारी जागृति पत्रिका आती थी, उसमें कहानियाँ, कविताएं, सांस्कृतिक लेख, इस तरह की चीज़ें होती थी। तो एक बार हमारे घर में वो लाए उनको, एक मेहमान को, तो उन्होंने बताया कि ये जागृति में कहानियाँ लिखते हैं।
तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि कहानियाँ ऐसे ऐसे आदमी लोग लिखते होंगे। तो ऐसा मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी इस तरह की कहानियाँ लिखूं। एक और बात कि उसमें छुट्टी में जब वो आते थे तो धर्मयुग और स्टेट वीकली लाते थे, और बाद में वो घरों में पड़ी रहती थी क्योंकि रद्दी वगैरह बेचने का चलन नहीं था, तो ऐसे पड़ी रहती थी, उनको न को फेंकते थे न जलाते थे। तो उसमें धर्मयुग में शिवानी की उपन्यास, उनकी कहानी आती थी, तो उनकी कहानियां विशेष रुचिकर लगती थी क्योंकि उनमें भी हमारे हिमाचल जैसा माहौल था। तो मुझे भी ऐसा अनुभव हुआ या मन में कि जागी कि क्यों ना मेरी कहानियां भी कभी धर्मयुग जैसी पत्रिकाओं में छपी। तो इस तरह जो माहौल बना उससे मन में लिखने की प्रेरणा जागृत हुई, और कहानियां, उपन्यास या इस तरह की चीजें थोड़ा थोड़ा करके जब मैं बीए का छात्र था तब लिखनी शुरू की, बीए पार्ट 1 में, पार्ट 2 में। और जब बीए पार्ट 2 में आया तो मेरी पहली कहानी वो वीर प्रताप, उसमें एक अखबार होता था बहुत ही लोकप्रिय यहाँ पर, उसमें छपी थी 1969 में। तो इस तरह से धीरे धीरे शुरुआत हुई। जो आसपास का माहौल था, जो प्रेरणा मिली, उससे लिखने के प्रति एक जागृति आई। जी। कार्यक्रम में ज्योति कृष्ण जी और रजनी जी और तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुदर्शन जी, आपने अपनी बात में एक बहुत अच्छी बात बताई कि घरों में रामायण रखी जाती है, महाभारत नहीं रखी जाती। हालांकि एक हल्का सा विचार तो जानते ही हैं सभी के, ऐसा क्यों है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या वजह है कि हम रामायण का पाठ करते हैं घरों में लेकिन महाभारत का नहीं, संपूर्ण महाभारत का नहीं? हाँ, इसमें यही है कि रामायण जो है उसको एक आदर्श ग्रंथ माना जाता है कि राम का रूप एक आदर्श पुरुष के रूप में, आदर्श राजा के रूप में आता है। लेकिन क्योंकि महाभारत सारा युद्ध का है, सारी लड़ाइयां उसमें हैं तमाम, तो लोग ये सोचते थे कि यार घर में इसको पढ़े के रखेंगे तो घरों में भी लड़ाई होगी। तो इसी वजह से लोग, हालांकि गीता को लोग रखते थे, गीता को पूजते थे, उसका पाठ भी करते थे, लेकिन पूरे महाभारत को घरों में रखा जाना अच्छा नहीं माना जाता है था। और उस खासकर उसको पढ़ना या पढ़कर सुनाना भी उस समय नहीं माना जाता था। लेकिन मेरे हालांकि नाना जी पढ़े लिखे नहीं थे बिल्कुल, थोड़ा पढ़ना जानते थे, सिर्फ अपने हस्ताक्षर करना हिंदी में जानते थे, लेकिन उन्हें उसी तरह जोड़ जोड़ के पढ़कर सुनाने की बड़ी एक उनमें लगन थी। और रोज रात को वो पूरी, क्योंकि महाभारत आप जानते हैं बहुत लंबा चौड़ा ग्रंथ है और कितनी उसमें कथाएं, उपकथाएं, आख्यान है, तो कई दिनों तक, कई सालों तक कह सकते हैं कि उनकी कथाएं चली रहती थी। जी सर, नमस्ते पिलकेंद्र जी। पिलकेंद्र जी भी जुड़े हैं कार्यक्रम में और हमारे रेगुलर दर्शक हैं, पिलकेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत है। सुदर्शन जी, कहानियों के जो पात्र होते हैं, आपने बहुत सारी सैकड़ों कहानियां लिखी हैं, कहानी के जो पात्र हैं यथार्थ जीवन से उठाते हैं या कल्पना में रचते हैं या दोनों तरह का सम्मिलन है? आपके पात्र किस तरह के हैं? कल्पना अधिक है या यथार्थ अधिक है आपके पात्रों में? इनमें जो शुरू में मैंने कहानियां लिखी थी वो तो पूरी यथार्थवादी कहानी, क्योंकि उसमें कुछ भोगा हुआ यथार्थ है, इस तरह का दौर चला हुआ था कि पूरा यथार्थ पे लिखना है। तो शुरू में मैंने बिल्कुल खासकर कई कहानियों में पात्रों के नाम भी नहीं बदले, और वहीं गांव की कहानी हो चाहे शहर की कहानी हो, उसको जैसी थी, कई तो जैसी थी वैसे ही लिखी। जैसे जो मेरी पहली कहानी छपी थी उसपे मेरे जो 3 दोस्त थे, 2 पालमपुर से थे, एक धर्मशाला से था, उन तीनों दोस्तों के जो एक छोटा सा उनके जीवन का एक भाग या अंश कह सकते हैं, उन पर ज्यों का त्यों लिखा था। तो कई कहानियां ज्यों की त्यों लिखी शुरू में, लेकिन बाद में जब सम्मेलनों में जाने का अवसर मिला, बातचीत सुनी आलोचकों की, समीक्षकों की, तो कई लेखक कहते थे कि मेरी ये सच्ची कहानी है। तो बहुत से आलोचक कहते हैं कि सच्ची बेशक आप कह रहे हैं, लेकिन ये अच्छी नहीं लगती और पाठकों को प्रभावित नहीं कर रही है, या सच को आप ज्यों का त्यों लिख देंगे तो कई बार वो इस तरह प्रभाव नहीं करता। फिर धीरे धीरे उसमें पात्रों में जो है वो कल्पना भी आई, घटनाओं में कल्पना जोड़ी गई, और फिर बाद में ऐसा भी होता कि जब आदमी बहुत सारा लिख लेता है तो कहानीकार बहुत चुस्त और चालाक भी बन जाता है, तो उसमें एक नए नए पात्र घड़ने की एक कला आ जाती है। क्योंकि
जैसे आपने किसी की आंखें किसी की ले ली, नाक किसी का दिखा दिया, आवाज किसी की दिखा दी, जो बिहेवियर है वो एक व्यक्ति का लिया, दूसरे व्यक्ति का लिया, तो वो 3-4 व्यक्तियों का एक सम्मिश्रण भी कई बार हमारे सामने आता है और एक नया व्यक्ति उसमें तैयार होता है। हालांकि एक जो मूल व्यक्ति पे आप लिख रहे हैं या मूल आपका जो एक परिस्थिति है या वातावरण है वो तो वही रहता है, लेकिन उसमें एक कल्पना का जो तत्व है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि जो आप कोई सच्ची कहानियां लिखें वो तो एक अखबार की कतरन जैसी हो जाती है, लेकिन उसमें जब तक आप अपनी कल्पना न जोड़े तब तक वो प्रभाव नहीं छोड़ती। तो इसलिए जी, बाद बहुत में खूब। ये कहानी जो है वो कई तरह के पात्र उसमें तैयार किए गए, जो वास्तव में एक ना होकर 2 या 3 होते थे। वातावरण भी वैसा ही अलग अलग जगह का। तो कल्पना का पुट बाद में जो उसमें नाम भी बदलने शुरू कर दिए पात्रों के, स्थानों के। तो इस तरह कल्पना उस पर फिर, और यथार्थ तो चाहिए, फिर भी यथार्थ तो जरूरी है, लेकिन कल्पना उसके शिल्प को या उसके प्रभाव को ज्यादा बनाने के लिए तमाम कहानियों में की जाती है। जी, बहुत खूब। बिल्कुल अनुभव जो है हमारे लेखन में प्रामाणिकता देता है, लेकिन जब हम कल्पना का बड़ा रोचक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी रचना और एक गहनता जो आती है उसमें वातावरण की, तो जी। बहुत अच्छा लगा आपसे इस बारे में जानकर। सुदर्शन जी, आजकल तो पत्रों का दौर नहीं है या कम है, लेकिन आप चूँकि काफ़ी दशकों से लिख रहे हैं और साहित्य की परंपरा रही है, संपादकों का या साहित्यकारों का आपस में जो पत्र व्यवहार है, कभी आपको अपने समकक्ष किसी लेखक, साहित्यकार का कोई ऐसा पत्र मिला हो या किसी संपादक की तरफ से या किसी वरिष्ठ साहित्यकार की तरफ से जिसमें आपको उन्होंने शाबाशी दी हो या कोई टीप दी हो आपके लेखन को लेकर? हाँ, ऐसा कि अब तो जमाना बहुत बदल गया है, और जो एक जी, पत्र साहित्य भी कभी होता था वो तो अब रहा नहीं, पत्र तो कोई लिखता नहीं। लेकिन हमारे समय में एक पत्र एक माध्यम होता था उसमें, क्योंकि जी, उसमें टेलीफोन में नहीं होता था। कई बार ट्रंक कॉल बुक करो, कई बार उसको लाइन मिलती थी, नहीं मिलती थी, और ऐसा कोई चलन नहीं था कि हम बाहर के लेखकों से या संपादकों से कोई बातचीत कर सकें। मिलने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि दूरियां बहुत ज्यादा थी। यानी उस समय तो जी, हम चंडीगढ़ तक जाना भी जो हमारे लिए बड़ा कठिन होता था। लेकिन उसके बावजूद जो एक डाक के माध्यम से, क्योंकि सारी रचनाएं डाक से भेजी जाती थी, लेकिन उसमें जो संपादक थे वो तुरंत उसका जवाब ही देते थे, और रचना अच्छी लगी नहीं लगी, छापनी है नहीं छापनी है, तुरंत उसका कोई ना कोई जवाब आता था। तो इस तरह कई संपादकों के, जैसे मैं धर्मियों की बात करूं तो धर्मवीर भारती जी के पत्र मेरे पास अभी पड़े हैं। उनकी एक खासियत थी, चाहे वो टाइप किया हो तो भी साइन वो खुद करते थे, और उसमें एक आध टिप्पणी अपने हाथ से जरूर लिखते थे कहानी के बारे में। तो उनके पत्र भी पड़े हुए हैं, और कई और संपादक थे जो इस तरह की रुचि अपने लेखों में दिखाते थे, क्योंकि माध्यम वही था कि आपके पास तो जब खत पहुंचेगा तभी आपको पता लगेगा कि क्या उन्होंने अच्छी लगी बुरी लगी। तो उनसे बड़ी प्रेरणा मिलती थी। यानी कि कोई बड़ा संपादक उसमें अपने जो, एक तो छपा छपाई चिट्ठियां आती थी कि आपकी रचना स्वीकृत है, फलाने अंक में आएगी या नहीं आएगी, लेकिन उसी छोटी सी पत्र में कोई ना कोई अपने हाथ से कुछ ना कुछ लिख देता था, जो बड़ा प्रेरणादायक लगता था। तो इस तरह बहुत सारे संपादक थे। जो ऐसा भी है कि उसमें भी उप संपादक 2-3 या एक मुख्य संपादक होता था, लेकिन जो मुख्य संपादक है वो रचनाओं को पढ़ता था, चाहे वो निचले वाले पहले देखते होंगे, उसके बाद वो स्वीकृति या अस्वीकृति वो आती थी। लेकिन इससे जो है वो नए लेखकों को खासकर बड़ी प्रेरणा मिलती थी, जब कोई बड़ा संपादक है या कोई बड़ा लेखक, कई लेखक जो थे उनसे भी पत्राचार, क्योंकि मेरे पास अभी भी कोई सैकड़ों हजारों पत्र रखे हुए हैं, जो हमारे पड़ोस के, चंडीगढ़ के, करनाल के, दिल्ली तक के, या इवन पटना और कलकत्ता से लेखकों के उसमें चिट्ठियों के सवाल जवाब या जो पत्राचार आता था, उनसे एक माहौल जो है वो पत्रों से उसमें बनता था, क्योंकि बाकी तो कोई टेलीफोन या दूसरा कोई साधन नहीं था। तो उनसे बड़ी प्रेरणा लिखने को मिलती थी, चाहे वो किसी ने एक लाइन ही लिखी हो अपने हाथ से, बाकी चाहे वो टाइप किया हो तब भी उससे
बड़ा जानने को और एक मन में एक उत्साह आता था। जी। सुदर्शन जी, आपकी बात से मैंने एक बात निकाली है और मुझे लगता है इस पर बात की जानी चाहिए। क्या जो हिमाचल की भौगोलिक दूरी है बाकी जी उत्तर भारतीय, विशेषकर जो उत्तर भारतीय राज्य हैं, इस वजह से हिमाचल के साहित्यकारों को कम संज्ञान में लिया गया? क्योंकि अधिकांश बाहर के लोग बहुत ज़्यादा हिमाचल के साहित्यकारों के बारे में नहीं जानते हैं या कम चर्चित रहते हैं। क्या भौगोलिक वजह रही इसकी? हाँ, ये तो सही है कि भौगोलिक, क्योंकि हमारा एक पिछड़ा हुआ प्रदेश था, लेकिन हमारे साथ थोड़ी स्थिति भिन्न थी क्योंकि हम लोग पंजाब में थे उसमें। तो हमारा जो एक्सपोजर था वो हिमाचल के बारे में तो हम जानते नहीं थे कि कोई हिमाचल भी है यहाँ पर। तो हमारा सीधा संपर्क जो था वो दिल्ली, चंडीगढ़ या इनसे था, क्योंकि पंजाब से बल्कि ज़्यादा था हमारा संबंध, क्योंकि हम पंजाब में होने से जो वहाँ के लेखक हैं या उससे थोड़ा आगे के लेखक हैं, उनसे ज़्यादा हमारा जो मेल जो या बातचीत थी। तो हमें उस वक्त ये भावना नहीं थी कि हम लोग पिछड़े हैं या हिमाचल में हैं, हम छप नहीं रहे हैं, क्योंकि सब लोगों से हमारा संपर्क था। जब हम हिमाचल में आए तो हिमाचल के खासकर साहित्यकार जो विशाल हिमाचल बना, उसमें एक लोगों को महसूस हुआ कि हमारी पूछ जो है वो मतलब देश के जो साहित्य है, जो एक राष्ट्रीय धारा बोलते थे उसमें, उस राष्ट्रीय धारा में हमारी पहचान नहीं हो रही है। तो राष्ट्रीय धारा में पहचान यही हो सकती है कि जो इतने राष्ट्रीय अखबारें हैं या पत्रिकाएं हैं, उनमें हमारे लोग छपे। तो बहुत से लोग उसमें छपे हैं और एक भावना जरूर रहती थी, क्योंकि यहाँ पर जो जैसे उसका फर्क तो पड़ता है, जैसे अब शिमला में है तो शिमला के कई लाभ हमें मिलते हैं, आकाशवाणी है, जी, दूरदर्शन है, हमें बुलाते हैं। जी, ऐसे दिल्ली में है वो दिल्ली के लाभ उसको मिलेंगे। जो बड़ी जगह में है जहाँ पर सारा पत्रिकाओं का प्रकाशन है, जहाँ पर सारी पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें छपती हैं, तो उस चीज का लाभ तो उसको अवश्य मिलता ही है। तो ये भावना हिमाचल के लेखकों में रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी भावना जो है वो पनपनी नहीं चाहिए, क्योंकि देश में और भी बहुत सारे पिछड़े हुए राज्य हैं, और भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जगह हैं, आदिवासी हैं और बहुत पिछड़े प्रदेश हैं जिनके जहाँ पर लेखक हैं, और उन लेखकों ने भी अपनी जगह राष्ट्रीय धारा में बनाई है। तो भावना जरूर रहती है, अब भी है कई लोगों में, लेकिन मैं समझता हूँ इस भावना से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि अब तो वो बात भी नहीं रही, अब पिछड़ा हिमाचल नहीं है, क्योंकि हिमाचल तो कई राज्यों से आगे है। लेकिन जी, एक समय बिल्कुल। था जब नया नया हिमाचल बना, क्योंकि हिमाचल में लेखक भी तभी ज्यादा इकट्ठे हुए जब नया हिमाचल बना, तब बहुत सारे लेखक यहाँ सामने आए, जी, लिखने का माहौल बना 80 के बाद ज्यादा। तो तब लेखकों में ऐसा रहता था कि दिल्ली में ही साहित्य सारा है और धारा जो है वो दिल्ली में बहती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो दूर दूर जगहों में लोग रहते हैं वो भी अपना, चाहे वो कोई भी पत्रिका है उस पर छपते हैं और उनका नाम हो जाता है। जरूरी नहीं है कि दिल्ली में रहने वाला ही साहित्यकार आगे बढ़े। जी जी सर, बिल्कुल सहमत हूँ आपसे और निसंदेह हिमाचल के जो साहित्यकार हैं, वर्तमान में चूँकि इंटरनेट की सुविधा भी है और तमाम साधनों से हिमाचल जुड़ा भी है, तो बहुत ही सशक्त उपस्थिति कहानी में, व्यंग में, कविताओं में दर्ज करा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है प्रदेश के लिए। गंगाराम जी, प्रत्युष गुलेरी जी, सरोज मैम और आकाश जी और बहुत सारे श्रोता दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सर, एक कथाकार के तौर पर आपने दशकों की यात्रा तय की है, बहुत कुछ आपने पढ़ा है, बहुत कुछ कहानियाँ लिखी हैं। हिमाचल का जो कहानियों में योगदान है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? हिमाचल के कथाकारों का हिंदी कहानी में योगदान क्या रहा है? हिमाचल के कथाकारों का तो शुरू से ही काफी योगदान रहा है। जैसे आप पुरानी पीढ़ी को लें तो उसमें 3 कथाकार बहुत यहाँ के सशक्त और अपना दखल जमाने में रह रही है राष्ट्रीय धारा में। जैसे मंडी से सुंदर लोहिया थे, पालमपुर से जी, शील कुमार कुल हैं, और एक विजय साइकिल थे जो दैनिक ट्रिब्यून में उप संपादक थे। ये 3 कथाकार जो थे वो देश की सारी पत्रिकाओं में छपते रहे और उस वक्त भी इनका काफी नाम था। इन 3 लोगों के बाद फिर उसके बाद केशव आए, और मंडी से ही एक और वो साहित्यकार हैं, उनका नाम भूल रहा हूँ, तो उनकी भी काफी रचनाएं जो हैं वो सारिका में, धर्मयुग में छपती रही।
और आज भी आप देखें तो आप राजकुमार राकेश हैं, एस.आर. हरनोट है, मुरारी शर्मा है, बद्री सिंह भाटिया हैं जो अब नहीं रहे। तो ऐसे बहुत सारे कथाकार हैं जो राष्ट्रीय पत्रिकाओं में छपते हैं, क्योंकि आम जो मोटे तौर पर जो एक धारणा है वो यही ली जाती है कि जो दिल्ली में से निकलने वाली पत्रिकाओं में छपता है वही राष्ट्रीय धारा का पत्रकार है, पत्रकार साहित्यकार है, या जो देश के किसी बड़े शहर में की पत्रिका में छपता है वही राष्ट्रीय धारा में शामिल है। तो इस तरह से इस दृष्टि को भी देखें आप तो बहुत से कहानीकार हैं यहाँ के जो ऐसी पत्रिकाओं में छप रहे हैं जिनके बहुत से कहानी संग्रह छपे हुए हैं। इन लोगों के अलावा भी कई कहानीकार हैं जो जैसे प्रत्यूष गिलवरी हैं, गंगाराम राजी हैं, मंडी से बहुत से कहानीकार हैं जो कई पत्रिकाओं में कवि और कहानीकार उनकी रचनाएं छपी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिमाचल, अच्छा एक उसमें ऐसा भी आया था और अब भी मैं कह सकता हूँ 80 के बाद कि सिर्फ हिमाचल के कथाकार ही राष्ट्रीय धारा में दिखते थे। जैसे हमारे पड़ोसी राज्य में पंजाब था, पंजाब में इक्का दुक्का थे जो हिंदी में लिखते थे। हरियाणा था, उसमें भी उस वक्त कोई ऐसे बड़े कथाकार नहीं थे, लेकिन हिमाचल का एक समय में जो 80-90 का दशक था उसमें बहुत ज्यादा एक वर्चस्व कह सकते हैं, और वही धारा आगे बढ़ रही है। बहुत से नए कथाकार भी आ रहे हैं जो अच्छी पत्रिकाओं में छप रही हैं, जिनके कहानी संग्रह छपे हैं। क्योंकि आलोचना को आप छोड़ दें तो एक पत्रिकाओं में छपने का जो एक माध्यम है उसको हम मान सकते हैं कि कौन कहाँ छप रहा है और कौन हिमाचल से बाहर गया, कितने आगे गया किस पत्रिका में। तो वही एक पैमाना है कि जो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय धारा में शामिल है या सबके साथ छप रहे हैं। क्योंकि एक ही पत्रिका में अगर निर्मल वर्मा भी है, केदारनाथ सिंह भी हैं, हमारे हिमाचल का कोई भी है, कोई हरियाणा का भी है, तो ये माना जाता है कि ये लोग जो है वो एक से अगर राष्ट्रीय धारा दिल्ली में बहती है तो उससे जुड़ गए हैं। जी, आपने बद्री सिंह भाटिया जी का जिक्र किया और बहुत दुख की बात है कि कुछ महीने पहले ही वे हमें छोड़कर चले गए। नमस्ते भारत बद्री सिंह भाटिया जी के साहित्य में योगदान को नमन करता है और उनका लिखा हुआ आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन बना रहेगा। सर, गंगाराम जी ने एक बहुत अच्छी बात उठाई थी अभी कि जो हिमाचल का जो साहित्य है वो क्या शिमला तक सिमट कर रह गया है, सिकुड़ कर रह गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें मैंने जैसे पहले कहा ना कि जो बड़े शहरों में या साहित्यिक शहरों में रहता है तो उसका लाभ तो उसको कुछ ना कुछ मिलता ही है। जैसे इलाहाबाद पहले बहुत बड़ा एक साहित्यिक नगरी, भोपाल बहुत बड़ा, जो भोपाल में रह रहे हैं वो साहित्यकार हैं, जो इलाहाबाद में रह रहे हैं, जो दिल्ली में रह रहे हैं वो साहित्यकार हैं। ऐसे में समझता हूँ कि शिमला में जो रह रहे हैं उनको भी लाभ तो मिलता ही है, क्योंकि कई चीजें हैं। जैसे दिल्ली में रह रहे हैं तो बहुत सारे वहाँ प्रकाशक हैं, बात होती है, रोज मिलते जुलते हैं, वो कहते हैं कि फलान चीज हमने छाप ली है, फलान पुस्तक छप रही है, इस तरह की योजना है, तो उसका तुरंत उनको लाभ मिल जाता है। तो उससे लगता है कि सारा जो साहित्य है वहीं बैठ गया है। जैसे दिल्ली वाले को हम सोचते हैं कि सारा दिल्ली वालों के हाथ में चला गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कि जो मेहनत कर रहे हैं, जो सिर्फ साहित्य ही लिख रहे हैं, जो किसी पचड़े में दूसरे में पढ़ते नहीं, वो भी किसी न किसी तरह से आगे पहुंचते हैं और उनका साहित्य भी राष्ट्रीय धारा में छपता है, उसको माना भी जाता है, उसका नाम भी ले जाता है। लेकिन ये जरूर है कि लाभ तो मिलता ही। जैसे शिमला में रह रहे हैं उनको जरूर शिमला का लाभ मिल रहा है, दिल्ली में रह रहे हैं उनको दिल्ली का लाभ मिल रहा है। तो इस तरह की चीजें जो है वो साहित्यकार को एक बूस्ट करने के लिए, या उसकी किस्मत है कि वो दिल्ली में रह रहे हैं या इलाहाबाद में या भोपाल में रह रहे हैं, तो उस तरह से उनका जुड़ना जो है वो धीरे धीरे उनको एक बूस्ट भी देता है, एक प्रोत्साहन भी मिलता है, और कभी न कभी लाभ भी देता है। तो ये बात तो एक आती है सब में कि जो साहित्यिक शहर में कहूँगा, बड़े शहर ना कह के, जो एक साहित्य नगरी में रह रहा है उसको जरूर उसका किसी न किसी तरह से लाभ मिलता ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल्ली में रह रहे हैं वही साहित्यकार है, शिमला में रह रहे हैं वही साहित्यकार है, जो उससे बाहर है वो नहीं है। जी बिल्कुल। सुदर्शन जी, सरोज मैडम और गंगाराम जी राजी सर का एक विशेष अनुरोध है कि आज आप मुस्कुरा नहीं रहे हैं, कम मुस्कुरा रहे हैं, तो आप
से गुजारिश है, मुस्कुरा के आप उन्हें दिखाएं और मुस्कुराते रहें। कई बार वो लोग निवेदन कर चुके हैं कि मुस्कुराते मुस्कान की कमी खिल रही है उन्हें। जी। और नहीं, ऐसा नहीं है, इस जी, इसमें जरा, प्रत्युष गुलेरी जी ने लिखा था। जी, हाँ जी जी, चलो मैं प्रत्युष इनका गुलेरी सबका जी ने स्वागत लिखा था करता कि हूँ, जो जो लोग जी। देख रहे हैं और हाँ, जो सुन बिल्कुल। रहे हैं और जो इसमें भाग ले रहे हैं, जी, तो उन सबका स्वागत है कि उन्होंने समय निकाला और हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल, आप सभी का स्वागत है सुदर्शन जी की तरफ से और नमस्ते भारत की तरफ से भी। प्रत्युष गुलेरी जी ने लिखा था कि राष्ट्रीय पत्रिकाओं में हमारे बहुत से कथाकारों ने उपस्थिति दर्ज कराई है। बिल्कुल, इस बात से असहमति का कोई कारण नहीं है। सर, आपकी एक कविता हो जाए। पिछली बार हम सुनने से वंचित रह गए थे, तो आपकी एक कविता सुनना चाहते हैं। कविता, पहले तो कविताएं वैसे मैंने शुरू में कम लिखी, क्योंकि एक संग्रह छपा 1982 में, उसके बाद कोई जी, 15-16 साल तक कोई कविता नहीं लिखी गई, क्योंकि कविता जो है वो थोड़ी अंदर से आती है। जब तक आदमी के भीतर से कविता नहीं निकलेगी तब तक नहीं लिखी जाती। और कहानी निबंध तो आप कभी भी बैठ के लिख सकते हैं, लेकिन कविता तो जब आपके अंदर आएगी, आप में कुछ अंदर लिखने की कोई प्रतिभा भी होगी, कोई मन में कोई उद्गार आएंगे। तो इसलिए लगभग 16 साल तक कोई कविता नहीं लिखी। शुरू में छोटी मोटी कविताएं लिखता था, थोड़ा को एक संग्रह भी आया। तो मैं आपको एक पहली कविता जो छपी थी मेरी, वो एक जी, बिल्कुल। देवनागर पत्रिका निकलती थी दिल्ली से, संसदीय हिंदी परिषद की। तो उसमें पहली बार मुझे 12 रुपए का एक मनी ऑर्डर पारिश्रमिक के रूप में आया था। तो उसमें जैसे मैंने कहा कि महाभारत की घटनाओं का जो मन पे असर रहता है, और उसमें पहले के जो कवि हैं, कथाकार हैं, निबंधकार हैं, वो उनके सबकी रचनाओं में पौराणिक घटनाएं ज्यादा रहती है। अब वो कम हो गई है, क्योंकि पहले लोग उसका, उन प्रतीकों का इस्तेमाल करते थे। जी, तो जो ये पहली कविता जो छपी है वो आपको सुनाता हूँ, छोटी सी है। जी, स्वागत है। इसका शीर्षक था टूटा हुआ धृतराष्ट्र। टूटा हुआ धृतराष्ट्र। करने को पृथ्वी वीरहीना, रचाओगे तुम भूमिका, रचोगे चक्रव्यूह। करने को पृथ्वी वीरहीना, रचाओगे तुम भूमिका, रचोगे चक्रव्यूह, और लड़ोगे महाभारत। फिर पछताओगे स्वयं टूटकर, धृतराष्ट्र बनकर क्षतित व्यथित। फिर भी हो तुम अंधे किंतु बली, फिर भी हो तुम अंधे किंतु बली, और कुचलना चाहोगे आलिंगन कर लोह भीम। फिर सिर थाम कराओगे, भोगोगे पीड़ा असीम। रचते रहे हो तुम सदा भूमिकाएं, बांटते रहे हो संपदा, करते रहे हो विभाजन, धन का, जन का, मन का, तोड़कर चाहते हो जोड़ना, फिर पछताते हो। तो ये थी एक, जो पहली बार एक अच्छी किसी पत्रिका में एक कविता छपी थी। तो जी, बिल्कुल, बाकी बहुत अच्छी बाद में, कविता लगी सुनकर। जी। और बहुत सार्थक संदेश देती हुई दिनकर जी की कुरुक्षेत्र भी मुझे अचानक से याद आई, जैसे ही आपने इसका पाठ किया। अच्छा लगा सुनकर। आपकी कोई प्रेम कविता, पहाड़ी कविता, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन हम बीच बीच में सुनते रहेंगे कविताएं। जी फिलहाल प्रश्नों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सर, समकालीन कहानी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारा सामाजिक विमर्श है, वैचारिकी की टकराहट है, भूमंडलीकरण से जुड़ी हुई तमाम चीजें हैं, वर्ग संघर्ष है, अस्मिता की बात है। और सबसे जो खास बात है समकालीन हिंदी कहानी की, कि युवा वरिष्ठ एक साथ सक्रिय हैं। पुरानी पीढ़ी भी लिख रही है और नई पीढ़ी भी लिख रही है। तो आज जो समकालीन कहानी विशेष रूप से हम जिसे कहते हैं, उनकी किन विशेषताओं के बारे में आप बताना चाहेंगे? कौन सी साझा विशेषताएं हैं जो दोनों ही पीढ़ियां लिख रही हैं समकालीन कहानी के अंतर्गत? हाँ, ये वैसे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें युवा, बिल्कुल युवा पीढ़ी भी लिख रही है, जो एक बीच के हैं वो भी जी, लिख रहे हैं, और पुराने साहित्यकार भी लिख रहे हैं एक साथ। क्योंकि एक साथ लिखना जो है वो, खासकर जो पुराने साहित्यकार हैं उनके लिए बहुत चुनौती भरा होता है, क्योंकि चाहे कविता है चाहे कहानी है, उसमें जो ट्रेंड है, उसकी जो भाषा है, उसका जो कथ्य है, उसका जो प्रस्तुतिकरण है, वो बहुत बदलता रहता है।
और जब तक आप आज के समय के साथ नहीं चलेंगे तब तक आपकी कहानी जो है वो पसंद नहीं की जाएगी। लेकिन जैसे बद्री सिंह भाटिया जी का जिक्र आया, बहुत पहले से लिखते हैं और अंत तक वो कहानियां लिखते रहे, तो एक बहुत अच्छी बात जी है। सर। लेकिन इसमें ये भी है कि जो आज की समस्याएं हैं उनको जितना युवा वर्ग समझता है या जितना उनको उनके समझने की एक सोच की एक दिशा है, वो हम लोगों की नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी रचनाओं में एक ताज़ापन, एक जो समस्याओं के प्रति एक अटैचमेंट है या उसको जो देखने की वो दृष्टि है वो उनकी अपनी है। लेकिन फिर भी हम एक साथ कई लोगों को कहानियों में आज देख रहे हैं। और खासकर कहानी की बात की जाए तो आज तो मैं समझता हूँ कि महिला कहानीकार हैं जो वो बहुत आगे हैं आजकल। कोई भी आप पत्रिका उठा लो, कहीं भी कहानी से छप रहे हैं, उनमें कितनी ही महिला कथाकार एक साथ लिख रही हैं, जैसे प्रज्ञा रोहिणी है, वंदना राग हैं, प्रत्यक्षा हैं या इंदिरा दांगी हैं। बहुत सारी महिलाएं आज कहानियों में आगे लिख रही हैं। बेशक पुरुष कथाकार भी हैं, हालांकि इसको महिला पुरुष में बांटना लेखन को कोई उचित नहीं होता, लेकिन मैं समझता हूँ कि महिलाओं का दखल कहानी में बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ जो समस्याएं हमारी, जैसे महिला विमर्श काफी चला, अब भी चला हुआ है, दलित विमर्श पहले भी चला काफी, अब भी चला हुआ है। तो इन विमर्शों से भी हमारे साहित्य में एक नई दिशा मिली, एक नई सोच सामने आई और एक बहुत ही विचारणीय कहानियां सामने आई। क्योंकि जो कोई एक विचार को लेके लिखता है, जब उससे प्रतिबद्ध होता है तब कोई ना कोई उसमें नई चीज जरूर निकलती है। तो इस तरह के जो लेखन में धाराएं अभी ताज़ा जो चली हैं, पिछली धाराएं तो हम छोड़ देते हैं, उनसे भी जो कहानी का एक विधा है बहुत समृद्ध हुई है और बहुत से कथाकार बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और आज की समस्याओं पर जो काफी बदली हैं, पहले से परिस्थितियां पहले से बदली हैं। हालांकि इसमें ये भी बात है कि जो समस्याएं हैं किसी भी देश की, किसी समाज की, वो लगभग वही रहती हैं। क्योंकि आज भी आप देखते हैं वही छुआछूत गई नहीं है, दहेज प्रथा गई नहीं है, महिला उत्पीड़न गया नहीं है। कई चीजें तो बहुत विकृत, उससे भी ज्यादा बिगड़ी हैं, जैसे राजनीति देख लें आप, और जो अमीरी गरीबी है, चीजें तो वही है, पहले से चली आ रही हैं। तो कई चीजों का स्वरूप और ज्यादा बिगड़ा है पहले से भी। पहले जो काफी चीजें सुधरी हुई लगती थी हमें, वो चीजें अब बहुत उलझी हुई लगती हैं। तो इस तरह से जो नए कहानीकार आप कह सकते हैं जो आजकल लिख रहे हैं बहुत सारे, तो उनमें ये समस्याएं ज्यादा मुखर हुई हैं और उनको उनकी दृष्टि भी ज्यादा मुखर है पुराने लोगों से। तो बहुत अच्छी कहानियां आ रही हैं और अपनी अपनी दृष्टि को लेकर, जैसे अभी कोरोना काल आया तो उस पर बहुत सारी कहानियां आई सामने। तो नए नए लोगों की दृष्टि भी है, लोगों का कथ्य भी, शिल्प भी बदला है। नए नए प्रयोग उसमें कहानियों में हैं जो एकदम से आकर्षित करते हैं। ऐसे पंकज सुवीर की कहानियों में कई पढ़ी तो उनमें एक नई चीज हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह जो कथा साहित्य तो मैं समझता हूँ कि काफी समृद्ध हुआ है इन दिनों और बहुत अच्छा साहित्य कथा का आया है। और उसमें जो पहले नहीं भी, अभी पीछे मैंने एक कहानी पढ़ी जो विभाजन पर लिखी थी, एक महिला ने, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो विभाजन पर बहुत सी कहानियां लिखी गई हैं पहले भी, लेकिन उनका जो आज लिखने का अंदाज था, हालांकि कथा तो वही होगी पुरानी, लेकिन अंदाज, उसकी प्रस्तुति बहुत अलग थी। तो इस तरह बहुत सारी हम देखते हैं समस्याएं तो वही रहती हैं लगभग, और कई समस्याएं विकराल रूप धारण कर लेती हैं, बढ़ जाती हैं, लेकिन उनका प्रस्तुतिकरण जो है, किस तरह कहानीकार उसको आपके सामने पेश करता है, वो चीज जो है वो ज्यादा मैटर करती है। तो उस चीज को देखते हुए हम आज की कहानियां देखते हैं कि बहुत समृद्ध हुई है, बहुत सारे लोग एक साथ लिख रहे हैं। जी जी। उमा नधैक जी ने एक कमेंट आया था उनका, जी, लिखा था कि सुदर्शन वशिष्ठ जी का जीवन, संघर्ष व साहित्य में अमूल्य योगदान युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। 100 से भी अधिक
पुस्तकों का संपादन प्रकाशन निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। शुक्रिया उमा जी। प्रत्युष जी ने एक प्रश्न पूछा है, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि हाल ही में पाखी में आपकी कहानी जो थी मंच का सन्नाटा, उसके लिए आपको पुरस्कार मिला है सर, बहुत बहुत बधाई। तो आप हम सबके पसंदीदा कथाकार हैं, लेकिन आपकी पसंद के जो कथाकार हैं, एक दो के नाम आपने अभी लिए, पंकज सुबीर जी हैं और तमाम, आपके पसंदीदा कथाकार कौन हैं? हाँ, एक तो जैसे मैंने शुरू में कहा, जो लिखने की प्रेरणा मिली, तो सबसे, क्योंकि मेरे जो पिताजी थे वो बिशप कॉटन स्कूल शिमला में पढ़ाते थे, तो जब मैं यहाँ आया उनके पास, तो उसमें हमारे कोर्स में मोहन राकेश लगे हुए थे, और सहयोग की बात थी, मोहन राकेश जी ने यहाँ शिमला में बिशप कॉटन स्कूल में ही पढ़ाया है। तो उनसे बहुत लिखने की प्रेरणा मिली, उनकी बहुत तमाम कहानियां मैंने पढ़ी, उपन्यास पढ़े, नाटक पढ़े, और उस समय उनका एक बहुत बड़ा एक वर्चस्व था कहानी में। तो मोहन राकेश को मैंने एक किस्म से अपना आदर्श माना, और उनके जैसा वो लिखते थे वैसा लिखने की कोशिश। हालांकि उनकी कहानियां बहुत अलग से हैं, लेकिन फिर भी एक शिल्प या कुछ जो लेखक अपनाता है, उससे बहुत प्रेरणा मिली। बाकी बहुत का दिनवर वर्मा जी के साथ रहने का अवसर मिला, तो उनसे बहुत प्रेरणा मिली। भीष्म साहनी जी, तो इस तरह कथाकारों में इन लोगों के साथ काफी संपर्क रहा, और इनसे प्रेरणा भी मिली, और एक किस्म से आदर्श भी कह सकते हैं इन लोगों को, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा लिखा और बहुत ज्यादा लिखा। कमलेश्वर जी हैं, या और कई कहानीकार रहे उसमें जो बहुत अच्छा लिखते थे, और हमारे गुलेरी जो यहाँ के थे, यशपाल जी थे, उनसे भी प्रेरणा मिली। तो प्रेरणा तो बहुत लगभग समय अच्छे में आपने भी। मिलती रहती है। जी 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 सर, भीष्म साहनी जी, मोहन राकेश जी और कमलेश्वर जी, तमाम अच्छे कहानीकारों के आपने नाम लिए। मुझे याद है मोहन राकेश जी का आषाढ़ का एक दिन पढ़ते हुए, बहुत ही बढ़िया उन्होंने शिल्प का उसमें इस्तेमाल किया है, और कितनी उनके सुंदर जो सूत्र वाक्य की जो भाषा है, बहुत सुंदर भाषा का। और क्या आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी बारिश हो, या फिर भावना में भावना का वर्ण किया है, बहुत अच्छे सूत्र वाक्यों का प्रयोग मोहन राकेश जी किया करते थे, और मेरे भी पसंदीदा लेखक हैं वो। सर, व्यंग पर चलते हैं, व्यंग पर थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। हिमाचल की अगर हम विशेष तौर पर बात करें, तो पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल ने व्यंग लेखन में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है, और तमाम लोग हैं, सुदर्शन आप खुद लिख रहे हैं, सूरज ठाकुर जी हैं, कृष्ण चंद्र महादेविया जी हैं, गंगाराम राजी सर हैं, जग्गी जी हैं, और भी कुछ नाम में अनंत आलोक जी हैं, भूल रही होंगी इसमें। तो जो हिमाचल का जो हास्य व्यंग की परंपरा है हिमाचल में, वो पिछले कुछ वर्षों में कितना परिपक्व हुई है? क्या केवल लोग लिख रहे हैं, या वास्तव में सार्थक व्यंग भी लिखा जा रहा है? इस पर आपका क्या कहना है? जहाँ तक हिमाचल की बात है, तो यहाँ तो व्यंगकार पहले तो बहुत ही कम थे। जैसे पहले गुलेरी जी एक अच्छे व्यंगकार रहे, और जो शुरू के व्यंगकारों में एक रतन सिंह हिमेश यहाँ होते थे जी, ओम प्रकाश सारस्वत जी हैं। तो ये 3-4 लोग थे जो व्यंग का भी, क्योंकि उस वक्त व्यंग का उतना चलन भी नहीं था, लेकिन फिर निबंध का ज्यादा था। जैसे मनोहर राव जी निबंध भी लिखते थे और व्यंग भी लिखते थे, तो ये 2-3 लोग व्यंग लिखते थे। उसके बाद फिर गुरमीत बेदी जी, और जी, सोलन से जो है गौतम जी, उन्होंने तो बहुत ही ज्यादा व्यंग लिखे हैं। लेकिन अब कई लोग व्यंग हिमाचल से लिख रहे हैं। एक मैंने अभी हिमाचल का प्रतिनिधि व्यंग संग्रह भी निकाला है इसी साल, जी, बिल्कुल, तो जी, उसमें 15 व्यंगकार हैं हिमाचल के, जो आपने नाम लिए वो भी हैं। उसके साथ एक राजीव त्रिगर्ती हैं, और जी, एक और हैं गुलेरी हैं पालमपुर से। तो ऐसे 15 उसमें व्यंगकार हैं, जिनके व्यंग 5-5 में शामिल किए गए हैं। लेकिन इसमें आजकल जो है, कुछ 3-4 सालों से कह सकते हैं आप, पूरे देश में, क्या दिल्ली में कहें आप, तो एक व्यंग की बहुत बाढ़ सी आई है, और इतना ज्यादा व्यंग का जो है शोर हुआ है कि बाकी विधाएं छिप सी गई हैं। क्योंकि जी, बहुत सारे व्यंग संग्रह आ रहे हैं, बहुत सारे व्यंग के सेमिनार हो रहे हैं, और बहुत सारे संपादित संग्रह आ रहे हैं।
तो व्यंग का दौर एक हिमाचल में नहीं, हालांकि हिमाचल में भी अब कम से कम 15 लोग तो हो गए हैं जो निरंतर व्यंग लिख रहे हैं, लेकिन पूरे दिल्ली या पूरे देश में। अच्छा, इसमें बात और भी है कि जितने हमारे पहले तो व्यंग के लिए हर पत्रिका में कॉलम तय रहता था, कॉलम क्या पूरा लेख व्यंग का आता था, धर्मयुग से लेके और दूसरी पत्रिकाओं से लेके। लेकिन जब ये पत्रिकाएं बंद हो गई या व्यंग का स्थान नहीं मिलेगा, उसके बावजूद भी अखबारों में व्यंग आता रहा और अब जा रहा है। तो एक ये भी बड़ा कारण है व्यंगकारों के बढ़ने का कि हर अखबार में एक व्यंग या 2 या 3 व्यंग हमेशा रहते हैं। तो इस कारण भी व्यंग लेखकों की एक बाढ़ सी कह सकते हैं आप, इतने व्यंगकार आए हैं। जैसे अभी पुस्तक मेला जब अंतिम हुआ था तो उसमें भी व्यंगकारों का ही सब जगह वो बोलबाला था, कहानीकार तो वहाँ ऐसे नजर आ रहे थे। तो इन पिछले 3-4 सालों में, और पत्रिकाएं व्यंग की, जैसे व्यंग यात्रा एक पूरी पत्रिका निकल रही है, एक अट्ठहास या 2-3-4 पत्रिकाएं सिर्फ व्यंग की निकल रही हैं। तो ये बड़ी बात है कि अच्छा, ये भी कहा जाता है, कहा तो सच है कि व्यंग की पुस्तकें बहुत बिकती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग व्यंग छाप रहे हैं, जो ये हैं प्रकाशक हैं, तो कहते हैं व्यंग की बिक रही है। तो अगर बिक रहा है व्यंग तो इसका मतलब उसको पसंद किया जा रहा है। लेकिन एक इसमें जरूर कमी है कि जब बहुत लोग लिख रहे हैं व्यंग और इतना ज्यादा लिखा जा रहा है और अपने अपने हिसाब से अखबार कॉलम लिखा रहे हैं। अभी मैं देखता हूँ अमर उजाला में पूरा एक व्यंग आता था फुल, अब छोटे छोटे वो 2-3 पैरे के 2-3 व्यंग देते हैं। तो उससे इसका नुकसान भी हुआ, क्योंकि वो एक सीमित सीमा में लिखना या बहुत ज्यादा लिखना, वो उस किसी न किसी वजह से अपनी जो आपका एक लेखक में कितना की टैलेंट होगा कि वो रोज ही लिखता रहेगा, तो उस लिहाज से बहुत ज्यादा जो चलन है उसके स्तर का ध्यान जो है वो भी रहना चाहिए। हालांकि इसमें मैं समझता हूँ सारी विधाओं में व्यंग इसमें सबसे आगे है, और हर जगह पहले तो व्यंग को विधा ही नहीं मानते। जब हमने लिखना शुरू किया 1972-71 में, लोग कहते थे कि ये क्या व्यंग में फंस गए, कहाँ फंस गए आप, कहानी को नहीं लिखो या तो देखो, कि उसको मानता था कोई, एक विधा मानने को तैयार नहीं थे व्यंग को, व्यंग कोई विधा भी होती है। पहले हास्य व्यंग आता था, छोटा हंसी मजाक चुटकुले जैसे लोग लिखते थे, फिर वो हास्य से अलग होके केवल व्यंग रह गया, तो उसमें समस्याएं समाज की और कई चीजें आने लगी जो साहित्य में होनी जरूरी है। तो उससे व्यंग का एक स्थान बना, और अब तो साहित्य की विधा इसको माना जाता है, और कई विधाओं से आगे भी ये व्यंग निकल गया है, क्योंकि बहुत सी विधाएं तो समाप्त हो गई, जैसे संस्मरण खत्म हो गया, कोई नहीं लिखता, यात्रा साहित्य बहुत कम लोग लिखते हैं। उस नजरिए से देखें तो व्यंग अब हिंदी साहित्य की विधाओं में काफी आगे आ गया है, और हमारे प्रदेश में भी कोई कम से कम 15 लोग हैं जो व्यंग लिख रहे हैं। जी जी। पिलकेंद्र जी ने लिखा था कि पाठ्यक्रमों में भी व्यंग को शामिल किया जा रहा है। जी सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और गंगाराम जी लिखते हैं, मोहन राकेश जी अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से बोलते थे। चौड़ा मैदान हमारे बीच एड कॉलेज में आए तो मैंने उनसे अंग्रेजी में अपना वक्तव्य को देने के लिए कहा। उन्होंने जिस अंदाज में अंग्रेजी में बात की, हम हैरान हो गए। बहुत दिलचस्प गंगाराम जी ने यहाँ पर जानकारी दी है मोहन राकेश जी के बारे में। और ललित जी तो रोज ही व्यंग लगते हैं। जी बिल्कुल। और अभी बातचीत के दौरान सुदर्शन जी ने व्यंग यात्रा की बात की, तो व्यंग यात्रा का नाम आता है तो प्रेम जन्मेजय जी का नाम आता ही है। उन्होंने एक किस्म का व्यंग को स्थापित विधा बनाने के लिए एक आंदोलन ही छेड़ा हुआ है, उनका नाम लेना जरूरी यहाँ पर हो जाता है। मुहावरे और जो व्यंजना है सुदर्शन जी, एक चूंकि व्यंग में विसंगतियों पर प्रहार होता है, जो सबसे मूलभूत परिभाषा होती है व्यंग की, और लक्षणा शक्ति या शब्द शक्ति के माध्यम से हम अपनी बात को सीधे सीधे ना कहकर एक तंज करते हुए कहते हैं, ताकि जहां तीर लगना चाहिए वहीं जाकर लगे। तो जब हम मुहावरों की बात करते हैं तो मुहावरे हमारी संस्कृति और लोक की भी धरोहर हैं। हिमाचल में आपने एक पुस्तक का भी संपादन किया, 15 हिमाचल व्यंग्यकार उसमें शामिल थे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हिमाचल की जो सांस्कृतिक लोकोक्तियां हैं या मुहावरे हैं देसी जमीन से जुड़े हुए, उनका इस्तेमाल व्यंग्यकारों ने कितना किया है अपनी जो लोक भाषा है, मुहावरे हैं?
हाँ, इसमें जो किसी भी भाषा का मुहावरा है या वहाँ के लोक जी, नाट्य से, हिमाचल में एक बांछड़ नाम का लोक नाट्य है, वो सब पूरा व्यंग है और वो उस समय के राजाओं पर व्यंग करते थे, जबकि राजाओं के खिलाफ बोलना जो है वो बहुत मुश्किल होता था। तो वो व्यंग का ही रूप था और उसी जी, व्यंग के रूप में एक रतन सिंह हिमेश, जो जिनका नाम मैंने पहले लिया, वो भी इस तरह की भाषा का और हिमाचली जो पहाड़ी है उसके भाषा का प्रयोग करते रहे हैं। अच्छा, पहाड़ी भाषा में भी जैसे प्रत्युष द्विवेदी जी ने व्यंग लिखे हैं। एक पहले आत्माराम जी होते थे यहाँ, प्रिंसिपल भी रहे हुए, उनके व्यंग बहुत अच्छे हैं, जी, पहाड़ी में लिखे हैं उन्होंने। तो पहाड़ी मुहावरा जो है या कोई भी मुहावरा है किसी भी प्रदेश का, वो व्यंग में आना चाहिए और लोग प्रयोग भी कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि हमारी भाषाओं में ऐसे ऐसे बातें हैं, ऐसे ऐसे मुहावरे हैं जो हम सीधी बात नहीं कहते। अब तो खैर उतना लोगों को पता भी नहीं रहा, लेकिन पहले लोग सीधी बात नहीं कहते थे, किसी को कहनी थी जी, होती थी तो वो मुहावरे में ही कहते थे और जी, उसी बिल्कुल। मुहावरे से दूसरे को समझाते थे। तो एक जो और मुहावरा भी वो बड़ा एक सटीक और चोट करने वाला होता था, जिससे अगला आदमी समझ जाता था। तो इस तरह की चीजों का व्यंग में बहुत जरूरी है, जरूरत है, क्योंकि ऐसे तो आप निबंध लिख दीजिए सीधी सादी भाषा में या उसको ललित भाषा में लिखिए, जैसे ललित निबंध होते थे पहले। लेकिन व्यंगकार या व्यंग का अर्थ जो है वो समाज की जो विसंगतियां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो हमारे समाज में कहीं कुछ गलत घट रहा है, उस पे चोट करना, वो वही व्यंग है। क्योंकि कहानी में भी हम बच जाते हैं, पूरी सीधी बात कई बार नहीं कहते हैं, लेकिन व्यंग में तो बिल्कुल सीधी बात कहनी पड़ती है, जो भी आपने कहना वो सीधे सीधे कहना है। तो इसीलिए ज्यादा जो है वो व्यंग चोट भी करता है। अच्छा, थोड़ा उसमें मनोरंजन की भाव भी रहता है, क्योंकि हास्य जो है वो तो अब उससे हट गया है, केवल व्यंग ही रह गया है। तो एक जो व्यंग की भाषा अपनी, क्योंकि व्यंग जो है वो अब कहानी में भी मिलेगा आपको, कविता में भी मिलता है, सब जगह व्यंग का जो एक लेखक की जो एक हथियार है व्यंग का, वो उसको सभी विधाओं में इस्तेमाल करता है कहीं ना कहीं। लेकिन व्यंग तो जी, विधा ही उसके लिए है, जो पूरा उसी हथियार से, उसी चोट से और उसी पैनी भाषा से जो है वो बात करनी है, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। एक बात और भी है कि इसमें व्यंग में कई बार एक कई लोग आजकल व्यक्तिगत या सीधा नाम लेके भी लिख रहे हैं राजनेताओं पर, तो वो थोड़ा सीधा बात न करके उसको आप दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं, क्योंकि उसी व्यंग की भाषा से आप बड़ी से बड़ी बात अपने राजनेताओं से, अपने अफसरों से या जो दूसरे लोग हैं उनको चेताने के लिए की जा सकती है। तो मुहावरों का जी, और जो दूसरे प्रयोग हमारे लोकोक्तियों का प्रयोग होता है वो व्यंग में बहुत जरूरी है। जी। गंगाराम जी जी, ने एक और दिलचस्प जानकारी यहाँ पर दी है। बाटड़ा लोक नाट्य नाट्य राजाओं के समय से ही लोकप्रिय व्यंग रहा है। शुक्रिया गंगाराम जी। और सर, आपकी एक कविता हो जाए और फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। चलो, एक आपको नए संग्रह से एक कविता सुना देता हूँ। नया जी, क्या, अब तो स्वागत पुराना है। हो गया है बस। पहले आपने पिछले में औरतों पर कुछ कविताएं सुनाई थी, वो दूसरे संग्रह से थी। तो इसका शीर्षक है सोई घर में औरतें। ये कविता उनके नाम जो रहती हैं रसोई में। यह कविता उनके नाम जो रहती है रसोई में। रसोई और घर के दो चार कमरे या बहुत हुआ तो आंगन ही है उनका संसार। माँ करती बेटे का इंतजार, पत्नी पति का, भाई का बहन, दहलीज लांगना उनके लिए है पहाड़ लांगना। डरते हुए पूछती हैं सब्जी का स्वाद, डरते हुए पूछती हैं सब्जी का स्वाद, नमक कम तो नहीं, मिर्च ज्यादा तो नहीं। वे खाना नहीं प्यार परोसती हैं, जो खाते हैं नमक, नमक हरामी करते हैं। उन्हें नहीं कुछ लेना देना, सुबह उठते ही जुट जाती रसोई में। रात गहराते तक रहना है, वहीं बतियाना है, सुस्ताना है, हंसना है, रोना है, ढाल होना है, तभी रसोई को रसोई घर कहते हैं। जी। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत।
वे खाना नहीं प्यार परोसती हैं रसोई में। बहुत सुंदर वशिष्ठ जी। सत्तार जी नमस्कार। और कार्यक्रम में इस दौरान जो भी दर्शक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, दीप्ति जी आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हम प्रत्युष जी का एक प्रश्न था लेखन से संबंधित, प्रत्युष गुलेरी जी का, कि ये जो हम साहित्य है उसे महिला और दलित के चश्मे से देखना कहाँ तक संगत है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सुदर्शन जी? हाँ, खैर इसको देखना उतना तर्कसंगत नहीं है, लेकिन जब भी कोई आंदोलन चलता है तो उससे कोई ना कोई नाम तो देना होता है। तो इसी तरह जो महिला विमर्श चला तो उसको महिला विमर्श या महिला लेखन नाम दिया गया, क्योंकि उसी एक बैनर के तले वो सारी चीजें कही जाती हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि नेटवर्क किस तरफ से खराब है, लेकिन मुझे सुदर्शन जी की आवाज अभी नहीं आ रही है और वो प्रत्युष जी की बात का जवाब दे रहे थे। कुछ दिन पहले हमने अल्पना मिश्र जी का साक्षात्कार किया था। उन्होंने इस बारे में एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि जरूरी नहीं है कि अलग से आप अस्मिता विमर्श की बात करें या साहित्य को बांट कर देखें, दलित या स्त्री साहित्य या आदिवासी साहित्य, लेकिन जब बात चिन्हित करने की आती है और जो शुरुआती दौर का लेखन रहा है अस्मिता विमर्श का, तब जरूरी हो जाता है कि उस आंदोलन को और उसका जो कथ्य है आंदोलन का, उसकी जो प्रेरणा है, उसकी जो मांगे हैं, उनका जो अधिकार है, उसे चिन्हित करने के लिए जरूरी हो जाता है इस तरह के आंदोलनों को नाम देना। ये अल्पना मिश्र जी ने कुछ इस तरह की बात कही थी। सुदर्शन जी से अभी हमें बहुत सारी और भी बातें करनी है। उनका लोक संस्कृति पर बहुत सारा काम है। लोक गाथा पर उनके 7 जो हैं अभी तक संग्रह आ चुके हैं, हिमालय गाथा नाम से, जिसमें उन्होंने हिमाचल की संस्कृति और प्रमुख रूप से लोकगीतों की बात की है। तो आगे हम कार्यक्रम में इसी पर बातचीत करेंगे। सुदर्शन जी, आपको आवाज साफ आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी सर। जी। तो बातचीत को थोड़ा सा आगे हम बढ़ाते हैं और चलते हैं, लोक संस्कृति की बात करते हैं। आपका बहुत सारा काम लोक संस्कृति पर है और हिमालय गाथा नाम से एक आपका जो 7 अभी तक एडिशंस हैं वो आ चुके हैं, अध्याय आ चुके हैं। जो इतनी सारी हमारी विस्मृत हो चुकी परंपराएं हैं, संस्कृति हैं, या जो शैलियां हैं लोकगीतों की, जीवन की, इस बारे में जानकारी जुटाना अच्छा खासा मुश्किल होता होगा। आप किस तरह से लोक की जो जानकारी है जुटाते हैं अपनी किताबों के लिए? दरअसल जब मैं कुल्लू में पोस्टेड था तब उस वक्त से मैंने संस्कृति पर लिखना शुरू किया, क्योंकि उससे पहले संस्कृति पर कुछ नहीं लिखा, क्योंकि वहाँ कुल्लू का आप जानते हैं माहौल ही ऐसा है, बहुत सारे उत्सव होते हैं पुराने, एक देवताओं का वहाँ साम्राज्य है, तो वहाँ पर बहुत से उत्सवों में मेरा जाना होता था, दूर दूर पैदल यात्राओं करके मलाड़ा जैसी जगहों में। और उस दैनिक ट्रिब्यून नाम से यहाँ उसमें अखबार बड़ा लोकप्रिय था, तो वो वहाँ के जितने मेरे मेलों का विवरण था उसको लगातार छापते थे। और वहीं कुल्लू में रहते हुए धर्मयुग में मेरा पहला लेख मलाड़ा जनपद पर छपा था, जो एक विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र माना जाता है। तो उस समय एक बात रहती थी कि अखबारों में चाहे पत्रिकाओं में जो संस्कृति पर लिखा जाता था वो एक आंखें देखी आता था, आंखों देखा हाल उसका वर्णन होता था। उसमें कई बार फोटोग्राफर वो लोग अपने से मलाना के लिए धर्मयुग से बम्बई से एक फोटोग्राफरों ने अपना भेजा था जो फोटोग्राफ्स लेके आता, क्योंकि उसमें फोटोग्राफ की सुविधा नहीं थी। तो एक आंखों देखी जो हाल है या विवरण है उस पर बड़ा महत्व दिया जाता था संस्कृति पर लिखने के लिए, क्योंकि जो संस्कृति का लेखन है वो आप किताबों से उठा के भी लिख सकते हैं, अपने लाइब्रेरी में जाए वहाँ किताबें पढ़ी हुई हैं किसी पर लिख दीजिए, लेकिन जब तक आपने उसको देखा नहीं है, वो जाना नहीं है, समझा नहीं है, तब तक उस पर लिखना जो है वो ठीक भी नहीं रहता। तो वास्तव में ये कोई संस्कृति पर लिखना आसान भी नहीं है, क्योंकि लोग अलग अलग तरह के
से अपनी बातों को बताते हैं। जैसे आपने कोई लोक कथा पूछती है, कोई देवता का बारे में जानना हो, एक आदमी कुछ बताएगा, दूसरा कुछ बताएगा, तीसरा जी कुछ। बिल्कुल। तो इससे किसी नतीजे पर पहुंचकर ही वो आगे लिखना चाहिए। तो इस तरह जो लोक पर लिखना है उसमें भी ऐसी अच्छे, इसमें और बात भी है कि जितनी जल्दी हमारा ये लोक साहित्य जो है ये समाप्त हो रहा है, जो हमारी गीत गाने वाली महिलाएं थी वो नहीं रही, जो लोक गाथाएं गाने वाले लोग थे वो नहीं रहे, तो जो लोग उक्तियां जानते थे, जो मुहावरे जानते थे, जी या इवन भाषा जो आज हम जानते हैं वो हमारे बच्चे नहीं जानते। तो इसका एक बड़ी बहुत जल्दी से संस्कृति का जो है ह्रास आप कह सकते हैं हो रहा है। तो इसीलिए इसका संकलन और संचयन जितना हो सके वो ज़्यादा जरूरी है। इसमें प्रदूषण भी बहुत आ रहा है। जैसे आप देखते हैं हमारे लोकगीत कितने बिगड़ गए हैं और कितना उसमें अलग अलग जी तरह की बिल्कुल। चीजें, धुनें अलग बिगड़ी हैं, बोल अलग बिगड़े हैं। जो असली लोकगीत हैं वो लोग जानते ही नहीं है। ऐसे लोक कथाएं आप पहले सुनाते थे, अब तो कोई सुनाता नहीं है, जानता नहीं है। तो ये चीज जो है वो सबसे ज्यादा एक जिसमें परिवर्तन आ रहा है वो संस्कृति में आ रहा है, और इसका संरक्षण संवर्धन बहुत जरूरी है। और कई बार मैं साहित्यारों में सुनता था कि जो हमारी कथाएं हैं, जैसे विजयदान देता थे, उन्होंने लोक कथाओं पर लिखा राजस्थान की, तो वो कहते थे कि जो हमारी लोक कथाएं हैं, लोकगीत हैं, या जो भी लोक का साहित्य हमारा लोक वार्ता है, उस पर कौन लिखेगा? यही साहित्यकार हैं, वही लिखेंगे। चाहे वो कहानीकार है, चाहे वो कवि है, चाहे कोई भी साहित्य लिखता है, लेकिन इन चीजों पर भी उसको लिखना जो है जरूरी है। तो इस प्रेरणा से एक संस्कृति के प्रति रुझान हुआ, और इसके क्योंकि जो हिमाचल की तो बड़ी एक विशिष्ट और गहरी संस्कृति है, इसको आप ये जी नहीं कह सकते कि आपने इस पे पूरा लिख दिया है। जैसे लोकगीत लिखे तो ये नहीं कह सकते सारा लिख दिया है। कोई भी संस्कृति का जो भाग है उसको हम नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा लिख दिया है और ये पूरा हो गया, क्योंकि उसमें एक अधूरेपन का भाव हमेशा रहता है। क्योंकि इतनी विशाल और इतनी गूढ़ संस्कृति है खासकर हिमाचल की, इसमें जितना लिखा जाए उतना ही कम है। तो इसी वजह जी से एक बिल्कुल। प्रयास किया और वो चलता रहा। और थोड़ा इस पे अच्छा, अब आगे लोग संस्कृति पे नहीं लिख रहे हैं, और जो संस्कृति लेखन के लिए जगह पत्र पत्रिकाओं में अखबारों में मिलती थी वो भी नहीं हुई है। लेकिन इनके संरक्षण जरूरी है। वही हम संरक्षण वही कर सकते हैं कि इनको लिपिबद्ध करके किताब में डाल दें, या आज जो ऑडियो वीडियो के माध्यम चल रहे हैं लेटेस्ट, उसके साथ भी इनका संरक्षण किया जा सकता है। तो इसी एक दिशा में कुछ लिखा गया, और लिखने को तो इसमें बहुत कुछ था, लेकिन चलो थोड़ा बहुत जो एक परिचय मात्र था हिमाचल के कल्चर के विभिन्न पहलुओं का, वो देने की कोशिश की गई। जी, बहुत अच्छी सुदर्शन जी ने जानकारी दी, और विजय दान देथा जी का भी नाम लिया, जिन्हें हम सब बिज्जी के नाम से जानते हैं। और 1971 में मणि कौल ने उन्हीं की कहानी पर दुविधा फिल्म बनाई, जो बाद में शाहरुख खान प्रोडक्शन के तहत पहली नाम से भी अमोल पालेकर जी ने फिर से उसको बनाई, अमोल पालेकर साहब ने। और बहरहाल आगे चलते हैं सर। आधुनिक सभ्यता और जीवन शैली ने लोग को कितना प्रभावित किया है? जैसे आपने कहा कि बहुत सारे जो लोक धुनें हैं, गीत हैं, उनका इतना संकर हो गया है, इतना मिश्रण हो गया है कि जिस मूल रूप में वे थी आज देखने में नहीं मिलती। और इस यहीं पर मैं पूछना चाहूंगी कि ऐसी क्या वजह रही कि हम अपनी जो लोक परंपराएं हैं उनका दस्तावेजीकरण नहीं कर सके, या अपनी आने वाली पीढ़ियों को वो संस्कार, वो लोक कथाएं, लोकगीत प्रेषित ही नहीं कर सके? इसकी क्या वजह रही? और इसमें ये कि जो हमारा रहन से या हमारी सभ्यता कह सकते हैं उसको मोटे तौर पर, वो बड़ी तेजी से इन पिछले सालों में बदली है। जी क्योंकि जो हमारे संस्कार हैं वो जो हमें हमारी परंपरा से, हमारे माता पिता से, हमारे समाज से मिलते हैं, वो बहुत देर तक जिंदा रहते हैं। जैसे हम पे जो संस्कार जी उस समय आज से 60-70 साल पहले पड़े हैं, वो आज भी उतना ही प्रभाव रखते हैं। आज भी हम किसी देवता या किसी मंदिर में या किसी ऐसी जो शक्ति है उसके खिलाफ कहने से डरते हैं। तो ये संस्कारों की बात है, और ये संस्कार आदमी में तभी आते हैं जब उनके माता पिता, पूरा समाज देता है और आसपास देखता है
इसी वजह से आप देखते हैं कि कुल्लू क्या हमारे जो ऊपरी हिमाचल है, कुल्लू से लेके शिमला, सिरमौर, ये सारी संस्कृति अभी भी बची हुई है, क्योंकि वो माहौल जी वहाँ बरकरार है। बेशक वो उसका जो प्रदूषण है वो तेजी से पहुंच भी रहा है, लेकिन उसको आसानी से बदला नहीं जा सकता। लेकिन जो हमारे निचले क्षेत्र हैं उनमें अब कई तरह के प्रभाव हैं, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा अब सीधा जो बाजारवाद है, सीधा जो फिल्म है, या सीधा जो कई चीज़ें आपको टेलीविज़न या अब तो मोबाइल आ गया है उसके माध्यम से आ रही हैं, और सीधे आपके जो आप कहते हैं जो भीतरी आपका कमरा है, कोई बेडरूम है, वहाँ तक पहुँच रही है। तो इसलिए जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी बदल रही हैं। शिक्षा में हमारे बहुत बदलाव आया है, क्योंकि अब जो बच्चे हैं वो आप किसी को 87-88 बोलो तो वो उसको नहीं पता 87-88 क्या होता है, जी क्योंकि वो अंग्रेजी में पढ़ते हैं, जानते नहीं है। अब तो उस बदलाव से जो हमारी जो कथाएं सुनाने वाली, जैसे मैंने कहा, वो दादी या नानी नहीं रही, और जो लोक कथाएं सुनाते थे वो नहीं रहे। पुराने गीत शादियों में, अब तो किसी शादी में आपको कोई गीत सुनने को मिलेगा नहीं, जी जबकि पहले पूरी शादी जो है वो गीतों के माध्यम से आगे चलती थी, और गीत से हमें पता चलता था कि कौन सा संस्कार अभी चल रहा है, चाहे वो यज्ञोपवीत हो, चाहे विवाह संस्कार हो। तो ये तेजी से जो बदलाव आया है हमारी सभ्यता में, उससे, क्योंकि उसको रोका भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो नई टेक्निक है वो इतनी जल्दी और इतनी ज़्यादा फैली है कि उसको रोकना जो वो संभव ही नहीं है। जैसे घरों की बनावट है, पहले अपने काठ कोनी शैली के घर बनाते थे, अब कोई नहीं बना रहा है। अब जनजातीय क्षेत्र में चल जाओ, वहाँ भी वो लेंटर और वो दूसरी तरह के घर बना रहे हैं। तो ये चीज़ें जो बदल रही हैं, जो एक जिसको आप प्रगति कहते हैं आज की भाषा में, और जो जिसको जी विकास कहते हैं, उसी विकास के साथ एक विघटन जो है वो साथ साथ चला हुआ है, और उसको रोका भी नहीं जा सकता। आप किसी को नहीं कह सकते कि आपने ऐसा घर क्यों बनाया, आप ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, या आपका ये खान पान, ये पिज़्ज़ा या दूसरी चीज़ें आप क्यों खा रहे हैं। तो इस तरह जो बदलाव है वो हमारी संस्कृति पर, हमारी सभ्यता पर एक चोट तो कर ही रहा है, और इसको रोक पाना भी जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि ये तो लगातार विस्तार करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और संस्कृति सभ्यता हमेशा बदलती रहती है। लेकिन ये ज़रूर है कि किसी न किसी तरह से हमें अपनी भाषाओं, अपनी जो लोकोक्तियाँ, मुहावरे, लोकगीत, लोक कथाएँ, या जो भी संस्कार हैं हमारे, उनको किसी न किसी रूप में हमें जिंदा रखना चाहिए। और आधुनिक तरीकों से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आप बच्चों को देखते हैं, वो कई तरह के वीडियोस मोबाइल में देखते हैं, तो ये कोई करे कोशिश तो इस तरह की पुरानी हमारी लोक कथाएं, गीत, उनको भी उनमें डाला जा सकता है, क्योंकि जैसा आप परोसेंगे वैसे ही वो ग्रहण करेंगे। तो हालांकि जी ये जी बिल्कुल। चेंज हो रहा है, जो परिवर्तन है, उसको रोकना जो है वो मुश्किल है, लेकिन उसको हम एक प्रिजर्व किसी न किसी रूप में कर सकते हैं। जी, जी। बहुत सुंदर। जैसा परोसेंगे वैसा ही। और कार्यक्रम में सुरेंद्र जी, संदीप जी, ओम प्रकाश जी और यतिन जी जुड़े हैं। यतिन जी, आप सभी का स्वागत है। यतिन जी ने कहा है कि नमस्कार सर, कुल्लू की देव संस्कृति के कबायली स्वरूप पर आपका क्या विचार है? अर्ध आध्यात्मवाद और नाग देवताओं पर ऋषि मुनियों की प्रतिस्थापना, इस तरह से कोई प्रश्न यतिन जी ने किया है। इस पर आप क्या कहेंगे सुदर्शन जी? हाँ, खासकर कुल्लू की बात की जाए तो कुल्लू की जो आदि संस्कृति है, पुरानी संस्कृति, वो कुछ और रही है। जैसे हमारे वहाँ पर एक हिरमा देवी, अब तो हिडिंबा कहते हैं, हिरमा नाम पहले बोलते थे, हिडिंबा को हिरमा कहते थे। एक भोटंती देवी होती थी, तो उनसे, उन देवी देवताओं से आगे उत्पत्ति बताई है, जो आगे देवता बने। तो इसमें ये भी है कि पुरानी जो पुरातन सभ्यता से, बौद्ध में पहले बौद्ध धर्म होता था, बाद में बौद्ध धर्म आया। वैसे ही कुल्लू या ऐसी जगहों में जो हमारे ऋषि मुनि, उनके मंदिर हैं, वो तो बहुत बाद में आए, लेकिन बाद में उनका पूरा वर्चस्व बन गया, क्योंकि पहाड़ों में जो हमारी आदि संस्कृति थी, उस पर हमेशा मैदानों की संस्कृति जो है वो अपना प्रभाव डालती रही। और मैदानों के जो आर्य लोग कह सकते हैं, उन्होंने यहाँ, क्योंकि अनार्य लोग पहले रहते थे पहले, तो उन लोगों ने हमेशा इसको जीतने की कोशिश की है, और अनार्यों को जो है यहाँ दास कहा गया,
किसी को दस्यु कहा गया, मतलब उनको हीन भाव से देखा गया, क्योंकि राजकाज उनके हाथ में चला। हालांकि बहुत संघर्ष हुआ, नागों का बहुत संघर्ष हुआ आर्यों के साथ, और जो यक्ष गंधर्व किन्नर थे, किरात थे, उनका बहुत संघर्ष हुआ आर्यों के साथ। लेकिन अंततः क्योंकि आर्यों का वर्चस्व सारे पूरे देश में था, तो आखिरकार वो उनके अधीन हो गए। तो इस तरह जो जैसे जमलो ऋषि का एक उदाहरण है कुल्लू में, तो उसको जमलंग जमलंग कहते हैं, जो पुराने जमलंग है। और जो घेपंग है लाहौर का, उसका भाई मानते हैं, लेकिन अब उसको जमदग्नि ऋषि कहते हैं। और जमदग्नि ऋषि के कई स्थान है, कई ऋषियों के वहाँ मंदिर हैं। लेकिन ये बाद में जब जैसे वहाँ के राज परिवार है वो वैष्णव हुआ, और अवध से वो मूर्ति लाए राम की, तो इस तरह के जो देवता थे उनकी स्थापना हुई वहाँ। और इसमें और भी है कि हमारे पुराने मंदिरों में जो भीतर आप देखें तो मूर्ति कुछ और है, किसी और देवता की है, लेकिन मानते हैं उसको कोई और देवता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमें मिलते हैं कि भीतर मूर्ति कोई और है, लेकिन जो लोगों की मान्यता वो में कुछ और मूर्ति आ गई। इस तरह बहुत सा परिवर्तन जो है वो हुआ है बहुत पहले। और अब जो ऋषि मुनि हम देखते हैं इतने वहाँ पर, वो पहले तो ऋषि नहीं थे, बाद में आए सब। तो इस तरह हर जगह, यानी पहले तो आदिदेव शिव और शक्ति दो ही चीजों का उपासना यहाँ पर होती थी। या नागों का भी यहाँ बहुत दखल रहा है बहुत पहले से, क्योंकि नागों को जल स्रोतों का स्वामी माना गया है। और नाग पर्वतीय क्षेत्र में रहा करते थे जो नाग जाति थी। तो अब जो हम देखते हैं वो एक सम्मिश्रण सा है, और उस सम्मिश्रण में कुछ अच्छी बातें भी है, कुछ नहीं भी है। जैसे किन्नौर में आप देखें तो हर गांव में एक बौद्ध मंदिर भी है और एक हिंदू मंदिर भी है, दोनों मंदिर वहाँ एक ही प्रांगण में है। तो एक समन्वय का भाव भी हमें मिलता है कि उधर बुद्ध की पूजा हो रही है, उधर हिंदू देवता चाहे विष्णु है, देवी है, उनकी पूजा भी उसी एक ही प्रांगण में हो रही है। तो एक बहुत सालों से समर्षण होता रहा है, जो हमारे पुरातन देवता थे या बाद में जो ऋषि मुनियों को देवता माना गया। क्योंकि शुरू में तो आदिदेव शिव और शक्ति को ही माना जाता था। जो आर्य संस्कृति आई उनके साथ फिर बहुत से देवता भी आए। तो इस तरह ये जो आज हम देख रहे हैं बहुत से हमारे जो मान्यताएं हैं या बहुत से पुरातन ऋषि देवता हैं, उनका एक सम्मिश्रण सा हमें नजर आता है। जी, आशा है यतिन जी को उनका जो प्रश्न था उसका जवाब मिला। इस दौरान यतिन जी ने काफी सारी जानकारियां दी, हमारे दर्शक पढ़ ही रहे होंगे। मैं 2-3 कमेंट्स पढ़ना चाहूंगी। सरोज परमार जी ने कुछ लिखा था। यतिन जी ने लिखा है बौड़ा आली से मनाली। सरोज जी ने लिखा है संस्कृति विघटन की चिंता वाजिब है। और भी कोई कमेंट अगर मैं नहीं ले पाई कार्यक्रम के दौरान तो कृपया दिखाएं। तो ये थे बहुत विस्तार से जो एक प्रश्न किसी ने पूछा था उसके बारे में सुदर्शन जी ने हमें जवाब दिया। हमने बहुत सारी बातें की तमाम, अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, लेकिन मैं कविता पर एक प्रश्न आपसे, दीप्ति जी ने लिखा है कि बिल्कुल भाषा को दोबारा जिलाना बहुत मुश्किल कार्य है। बिल्कुल दीप्ति जी आपसे सहमत हैं। कविता पर मेरा सर आपसे एक प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि कविता मनुष्य का सृष्टि से जो एक रागात्मक संबंध है। कार्यक्रम की शुरुआत में भी आपने कविता पर कहा कि निबंध या कहानी लिखना अपेक्षाकृत सरल होता है, लेकिन कविता लिखने के लिए आपको गहरे डूबना पड़ता है या बहुत सघन होना पड़ता है। तो इसी से संबंधित मेरा प्रश्न है कि अनुभव की प्रामाणिकता की जब हम बात करते हैं तो अनुभव या जो हमारे भीतर का एक कोलाहल होता है, सघनता होती है, विचार होता है, वो किस तरह कविता में अर्थों को और बिंबों को प्रभावित करता है। यानी जो हम बिंब लेकर आते हैं अपनी कविता में, प्रतीक लेकर आते हैं, अनुभव की प्रामाणिकता से उनका क्या संबंध है, वो कितना सघन उसे बनाती है। हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कविता जो है वो तो भीतर से निकलने वाली चीज है, क्योंकि ये आप बैठ के खुद नहीं लिख सकते जब तक आपके अंतर से नहीं आएगा। और दूसरा इसमें कुछ गॉड गिफ्ट भी आप कह सकते हैं कि कविता हर कोई, सभी नहीं लिख सकते। जैसे हम बात कर रहे हैं, बात तो सभी करते हैं, लेकिन जब गाने की बात आएगी तो गा कोई सकेगा, और अच्छे सुर में या अच्छी लय में और अच्छे स्वर जिसका होगा वो गॉड गिफ्ट है, वही उसको
गा सकेगा। यही बात कविता में, क्योंकि कविता जब तक अंदर से नहीं आएगी आपको, तब तक आप उसको लिख नहीं सकते। बैठ के तो कविता कभी भी लिखी नहीं जा सकती, और निकलती तो अनुभव से ही है। जो अनुभव से आप गुजरते हैं, जिस तरह की परिस्थितियां रहती हैं, या किसी चीज़ से जो कोई चीज़ आपको बहुत हॉन्ट करती है, वो किसी न किसी रूप में कविता बन के निकलती है। और इसमें ये भी है कि अब तो कई उसको बाद में शिल्प पे सुधार भी करते हैं, लेकिन कई ऐसे भी कवि दावा करते हैं कि हमने जो एक बार लिखी है वही है। ऐसा भी होता है कि एक बार लिखती वही कविता है। तो ऐसा भी हो सकता होगा, क्योंकि जब अंतर्मन से जो आपकी चीज़ निकलेगी, अनुभव से, और वो सच्चाई भी होगी, और जो गहनता जो आपके मन में उथल पुथल है, जो एक संघर्ष है, जो एक संतरास है आपके मन में, वो सारी चीज़ उसमें आएगी। चाहे वो विषय कोई भी हो, चाहे वो विषय समाज का हो, चाहे वो प्रेम का विषय हो, या किसी वर्ग संघर्ष कोई भी हो, उसमें तभी बात निकलेगी जब आपके मन में वो बहुत समय तक घुलती रहेगी। और आपको लिखने के लिए, जिसको कहते हैं ना, लिखने के लिए मजबूर, जब मैं लिखता नहीं खुद, मुझे लिखने के लिए मजबूर हो जाता हूँ, ऐसा लोग कई कहते हैं। तो वो बात उसमें आती है कि जब आप लिखने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वही कविता है। कई बार आपके मन में घूमती रहती है या उसको आती रहती है, फिर आपको बाद में शब्दों में लिखते हैं, तो वो अपने आप आती है। ऐसा नहीं है कि आप उसको कुछ घड़ेंगे, नहीं, वो घड़ने की चीज़ नहीं है। और निकलेगी तो अपने अनुभव से ही, जो आपने अनुभव किया है उसी अनुभव खंड से आपकी कविता जो आएगी। जी, आप कविता लिखते हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं सुदर्शन जी। आपके पसंदीदा कवि कौन से हैं? अब कवियों में तो उतना, क्योंकि मैं शुरू में कहानीकार की तरफ ज़्यादा रहा, तो कहानीकारों से संपर्क रहा, तो उतना कवियों से नहीं रहा। फिर भी अलग अलग तरह के, जैसे केदारनाथ सिंह जी अच्छे हमारे पसंदीदा कवि। एक बलदेव वंशी होते थे, अब नहीं रहे हैं, वो भी एक अपनी तरह की कविताएं लिखते थे। तो इस तरह और भी कई कवि रहे, लेकिन जिस तरह कहानियां तो हम पढ़ भी लेते थे जैसे, पर कविता से क्योंकि उतना काफ़ी साल लगाव नहीं भी रहा। और शुरू में ऐसा भी एक दौर आया कि जो कहानीकार थे वो सिर्फ कहानी लिखते थे, कवि तो सिर्फ कविता आज भी हैं। तो जब मैं कहानियों में ज़्यादा रुझान हुआ, तो कई लोग कह रहे थे कि ये कविता तो आप छोड़ो, काहे को पढ़े, इससे मत लिखो, आप सिर्फ कहानी लिखो। तो फिर कई साल वो कविता लिखी भी नहीं गई। जब कविता आपके भीतर से आती है, तो निश्चित आपके अनुभव से आएगी, और जो अपने आप आएगी वही कविता होगी। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण, कुल्लू में था, तो एक लड़का आता था हमारे पास, छोटी गोष्ठी करते थे, तो गजलें जैसी सुनाता था। तो वो कहता था कि आज ये गजल आई है, ऐसे नहीं होता लिखी, आज ये आई है, आज ये आई है। तो कहता है मेरे में देवता की तरह गजल, ऐसे देवता गुरु होता देवता का, वो जब बोलता तो देवता की तरफ से बोलता है। तो कहते वैसे मेरे में गजल आती है, कविता आती है। तो एक बार आया तो सुबह उसकी बड़ी आंखें लाल लाल थी। हमने कहा क्या बात है? अभी कहते मैं रात भर सोए नहीं, इतनी गजलें आती रही कि मैं उनको लिखता। तो ये अंदर से आने वाली बात है ये कविता जो है, क्योंकि आम जो है वो चाह कर भी हम कई बार कविता नहीं लिख सकते। ऐसे तो असली कविता की बात है, वैसे लिखने को तो अब कविता शब्दों को तोड़ मरोड़ के कुछ भी लिख दो, लेकिन जो भीतरी मन से आती है वही कविता है। जी सुदर्शन जी, सर अभी कार्यक्रम को हम विराम देते हैं यहीं पर, और आप जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे? कोई बात जो छूट गई हो, या कोई भी और बात हमारे दर्शकों के लिए? आज बहुत सारे लोग कार्यक्रम से जुड़े। नहीं, और तो खास बात कोई नहीं है, लेकिन यही अच्छा, हिमाचल की बात करें तो भी यहाँ बहुत से, जिनके नाम तो नहीं रखते, इतने कहानीकार लिख रहे हैं। क्योंकि मैंने भी बहुत से 5 कहानियों के संपादित संकलन निकाले हैं शुरू से लेकर बहुत पहले, जिसमें बहुत नए नए कहानीकार लिए गए थे। तो कवियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, और ऐसा नहीं है कि हम अपने को जैसा समझ रहा था कि हम पीछे हैं, या हम फलां पत्रिका में या वहाँ उस शहर से निकलने वाली में छपेंगे तभी हम अच्छे साहित्यकार बन पाएंगे। और इसमें और बात भी है कि एक
जो साहित्य है वो बहुत एक लंबी रेस होती है, इसमें कोई क्षणिक या एकदम से जो फल लेने वाली बात है या एकदम से अपना यश कमाने वाली बात नहीं होती। इसके लिए बहुत लंबी साधना और श्रम चाहिए और एक सब्र और धैर्य भी चाहिए। उसके बाद ठीक है, लोग आपको जानेंगे नहीं जानेंगे, वो अपने पाठकों पर छोड़ देना चाहिए। जी सुदर्शन जी, एक चीज छूट गई है, आपके यात्रा वृतांत, उन पर थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। 5 मिनट आपकी यात्रा वृतांतों के बारे में कुछ आप बताएं। हाँ, यात्रा वृतांत का वही जैसे मैंने पहला कहा कि तब आंखें देखी की जो बात आती थी संस्कृति में लिखने की, उसी का एक रूप यात्रा वृतांत है। क्योंकि जब आप यात्रा करते हैं तो अलग अलग अनुभव खंडों से गुजरते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं और कई तरह की संस्कृतियों से मिलते हैं। तो उस यात्रा को अपने शब्दों में उतारना जो है वही एक, वो भी एक संस्कृति का रूप है। क्योंकि खासकर हमारे हिमाचल में तो जब आप यात्रा करेंगे तो संस्कृति पे ही लिखेंगे। तो ये जरूर है कि पहले यात्रा वृतांत बहुत लोग लिखते थे और हर पत्रिका में यात्रा वृतांत भी एक आध होता था। अब धीरे धीरे वो यात्रा वृतांत, हालांकि यात्राएं बहुत कर रहे हैं लोग पहले से ज्यादा। पहले तो बड़ी कठिन यात्रा थी हमारे शहर में, क्योंकि हम पैदल जाते थे। हम एक बार चंबा साच पास से होते हुए कोई 30 किलोमीटर पैदल चलकर वहां से गए थे, तो कठिन यात्राएं थी। आज तो यात्राएं बहुत आसान हैं, लेकिन उन पे लिखने का जो है वो लोगों में कम हो गया है। मैं समझता हूँ कि यात्रा वृतांत जो है वो बहुत ही एक जिसको आप सच्ची पक्की और सच्चाइयों से भरी हुई चीज मान सकते हैं, और जो आप सामने है वही आप उसको लिखेंगे। तो उस वक्त बहुत से यात्रा वृतांत छपे। एक व्यास कैलाश पर चांदनी नाम से भी मेरा एक यात्रा पुस्तक आई थी, और 2 पुस्तकें, एक लाहौल स्पीति पर और एक पांगी पर आई थी, पर्वत से पर्वत तक, और ऐसे ही एक नाम था। तो ये 3 पुस्तकें सिर्फ यात्रा वृतांत पर थी, जिनमें बहुत लंबी यात्राओं का उसमें वर्णन किया हुआ था। तो यात्रा वृतांत भी साहित्य की एक बहुत जरूरी विधा है और इस पे लिखा जाना चाहिए। जी सर, जाते जाते आपसे फिर से एक और कविता सुनना चाहेंगे। दर्शकों का आग्रह हुआ है तो आपसे निवेदन है सर, आपकी कोई भी और एक कविता आप जरूर सुनाइए। चलो एक कविता आपको सुना देता हूँ जो निकलेगी। जैसे आप, मैंने आदमी पर कविताएं लिखी थी बहुत सी, वैसे शहर पे भी लिखी हुई है। तो शहर पे 2 कविताएं सुनाता हूँ छोटी सी। जी स्वागत है। पहली है छोटे शहर में। छोटे शहर में रहते हैं छोटे लोग, छोटे शहर में रहते हैं छोटे लोग, ताक झांक करना हो जाती है उनकी आदत। रह नहीं सकता कुछ भी छिपा छोटे शहर में, रह नहीं सकता कुछ भी छिपा छोटे शहर में। बेटे की सगाई, माँ का दर्द, बेटी की विदाई, पिता का कर्ज, सब साफ साफ दिखता है छोटे शहर में। सुख दुख में सब एक हो जाते, बड़ा आकाश है थोड़ी जमीन है छोटे शहर की। दूसरी है बड़े शहर में। बड़े शहर में रहते हैं बड़े लोग, नहीं देखते पड़ोसी की ओर, कहाँ जा रहे कहाँ से आ रहे कोई नहीं पूछता। कहाँ जा रहे कहाँ से आ रहे कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता कैसे हो भाई, कैसी है माई, क्या कर रहे बेटा बेटी, गुजर बसर कैसे हो रही, रात नींद आई नहीं आई। कौन अजनबी रहता अगले द्वार कोई नहीं पूछता, कोई घर छोड़ गया या मर गया एक ही बात है, खो जाते कई रोज गुमनाम। छोटा आकाश है बड़ी जमीन है बड़े शहर की। बहुत सुंदर, बहुत भावपूर्ण कविता और बहुत अच्छा लगा सुनकर। आपका भी बहुत धन्यवाद सर, आप आज इस कार्यक्रम से जुड़े, नमस्ते भारत से जुड़े, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे रोचक संस्मरण, रोचक बातें आपसे जानने के लिए मिली। दर्शकों के सवालों का भी आपने बहुत बेबाकी से जवाब दिया। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सार्थक सत्र आज का रहा। इसके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद कहना चाहूंगी नमस्ते भारत की तरफ से। हमारे साथ जो भी दर्शक और श्रोता जुड़े रहे लगातार, उन्होंने इस यात्रा में अपना रचनात्मक योगदान दिया। आप सभी को एक बार हृदय की गहराइयों से आभार। फिर मिलते हैं एक और नए व्यक्तित्व के साथ।
चंद्रकांता को इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमस्ते भारत, सायोनारा।